वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। ये हमारा फोर्थ वीक होगा जिसके हम पार्ट 1 की बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो न्यूज़ होंगी वो आपकी 27 मार्च तक कंप्लीट कवर हो जाएंगी। जिसके बाद दोस्तों जो रिमेनिंग 3 से 4 दिन का जो भी करंट अफेयर्स बचेगा वो इसका जो फोर्थ वीक का पार्ट 2 होगा उसमें हम डील करेंगे। तो यहाँ पर 25 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पर कवर किया है। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हर एक अपडेट आप तक आता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर मेड आधार कार्ड कंपलसरी फॉर पैन कार्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। नाउ रिसेंटली आधार कार्ड इज मेड कंपलसरी फॉर विच कनेक्शन। अभी हाल ही में क्या हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्तीय मंत्रालय है हमारे यहाँ का, जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने आधार कार्ड जो है वो बहुत ही जरूरी कर दिया है। किसके लिए? पैन कार्ड बनवाएंगे तो आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तब भी आपको आधार कार्ड लगाना होगा मोस्ट ऑफ जगह पर। ओके, तो उसमें एक कैटेगरी और भी ऐड है, तो इसमें से कौन सा अगर आप कनेक्शन लेंगे तो आपको ये आधार कार्ड की जरूरत वहां पर पड़ेगी। ओके, तो मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास में फ़ोन है, आप सिम कार्ड न्यू परचेस करते हैं तो मतलब कि फ़ोन की कैटेगरी में आएगा। और अगर जो आप सिम कार्ड परचेस करेंगे तो ई के वाई सी के लिए, ओके, नो योर कस्टमर, ई केवाईसी के तौर पर आपको आधार कार्ड जो है वो अपना जमा करना पड़ेगा। मतलब कि आपका कंप्लीटली जो आपका आधार कार्ड इनेबल्ड अकाउंट होगा आपके सिम कार्ड के साथ में। ओके, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट ने भी हाल ही में स्टार्ट की हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जो है उसने जितने भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन सबको ये गाइडलाइंस जो है अपनी जारी कर दी है, और कहा कि मेंटरी है कि कोई भी कस्टमर अगर कोई नया सिम कार्ड परचेस करता है तो उसके लिए आपको ई केवाईसी के तौर पर उसका आधार कार्ड जो है वो लेना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है, पवन हंस लिमिटेड इज अ नेशनल चोपर सर्विस कंपनी बेस्ड इन विच सिटी। आपको बताना है कि जो पवन हंस चोपर की कंपनी है, आपको पता है कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसको डील करती है। तो आपको ये बताना है कि एक किस सिटी की कंपनी है, मतलब कि कहाँ पर बेसिकली कहाँ का ये प्रोडक्ट है। ओके, मतलब कि किस कंट्री का, किस सिटी का है, भारत का ही है, लेकिन ये है दोस्तों दिल्ली बेस्ड। ओके, दिल्ली बेस्ड पवन हंस लिमिटेड। फाइन। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ, ये न्यूज़ में क्यों आया, न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि दिल्ली दर्शन, ठीक है, एक तरह से कहा जाए कि दिल्ली दर्शन के लिए पवन हंस जो है अब ये दिल्ली में ही 10 मिनट की राइड जो है और 20 मिनट की राइड, इन दोनों को डील करेगा। 10 मिनट्स अगर सॉर्टी, सॉर्टी का मतलब होता है दोस्तों एक तरह से भ्रमण करना। ओके, तो इसमें 2499 पर पर्सन का चार्ज रखा गया है, और इसी तरह से 5000 रुपये का चार्ज रखा गया है 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो ये इनके रेट्स हैं जिसमें आप ये दिल्ली में आपको ऊपर से दिखाएंगे। ओके, बहुत सारी जगह। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसके कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ये हैं बीपी शर्मा। तो जिनके नाम मैंने बोल्ड कर दिया, आप इनको साथ में नोट डाउन कर दें। और पवन हंस जो है ये ज्वाइंट हैंड्स विद द पब्लिक सेक्टर चॉपर मेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ठीक है, और ये क्या, हेलीकॉप्टर पायलट्स को ट्रेन करने में भी यूज़ होते हैं, इनको भी करते हैं। ओके, एक चीज़ और, पवन हंस एक ज्वाइंट वेंचर किसके साथ में है, ONGC के साथ में। ओके, और इसमें 49% जो हिस्सेदारी है वो किसकी है, ONGC की है। ओके, अब एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने भी हाल ही में हैज़ बीन हैंडेड ओवर हाउ मेनी नेवल सिस्टम्स टू इंडियन नेवी डेवलप बाय द DRDO। देखो DRDO के द्वारा बनाए गए, ओके, कुछ नेवल सिस्टम्स हैं जिनको इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दिया गया है, और ये हमारे यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली जी, इन्होंने किया। अभी क्या हुआ है कि मनोहर पर्रिकर जी अब ये गोवा के CM हो गए हैं। ओके, तो जैसे ही मनोहर पर्रिकर जी ने गोवा का CM का चार्ज लिया और उसके बाद वो पोस्ट खाली हुई, तो उस पोस्ट का कार्यभार किसको दिया गया, अरुण जेटली जी को। ठीक है, इसलिए डिफेंस मिनिस्टर का नाम यहाँ पर अरुण जेटली जी लिया गया है। ओके, अब क्या हुआ है कि कितने नेवल सिस्टम्स हैं जो इंडियन नेवी को दिए गए हैं, तो ये दोस्तों 3। ओके, डायरेक्टली आपसे कुछ इस फॉर्मेट में ही क्वेश्चन पूछेगा, और कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर पूछ सकता है कि उनके नाम क्या क्या है। वो है USHUS सेकेंड, ये सबमरीन सोनार है, और डायरेक्ट गियरिंग फॉर द फुल माउंटेड सोनार एरे, और थर्ड क्या है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम फॉर द शिप एप्लीकेशंस। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये इंडियन नेवी के सुपुत्र की गई हैं। दोस्तों सोनार क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को अंडर द वाटर। ओके, अभी एक अगर आपने गाजी मूवी देखी होगी तो गाजी मूवी में ये सोनार के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। अगर नहीं देखी है तो आप उस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं।
एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, इसमें कहा है द इंडियन नेवी है सक्सेसफुली टेस्ट फायर द शॉर्ट रेंज बैरक सरफेस टू एयर मिसाइल फ्रॉम द एयरक्राफ्ट कैरियर। अभी क्या हुआ, हाल ही में इंडियन नेवी ने एक टेस्ट फाइट किया है, शॉर्ट रेंज बैरक सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको लॉन्च किया है, किस एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस है आईएनएस विक्रमादित्य, विक्रांत, अरिहंत और चक्र। तो राइट आंसर हमारा क्या है, आईएनएस विक्रमादित्य से ये किया गया है। ओके, तो इसको आप दोस्तों नोट डाउन कर लें, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब कि इसको हम SAM कहते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, मतलब कि CBEC का अब क्या बेसिकली नाम जो है वो चेंज होने वाला है जब GST इंप्लीमेंटेशन हो रहा है इसके बाद में। तो आपको पता है कि CBIC अब हो जाएगा इसका नाम। तो ये बताना है कि CBIC किसको रेफर करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मतलब कि जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हो जाएगा। तो मतलब कि अब इसका नाम रीनेम होने वाला है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स जो है CBEC, इसको कर दिया जाएगा CBIC। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें, आपको हो सकता है आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री अरुण जेटली जी हैं, इन्होंने इसका अप्रूवल दे दिया है कि अब ये जो नाम है CBEC, इसका CBIC हो जाएगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल गार्डन हैज सेटअप इन विच सिटी। आपको बताना है कि भारत का सबसे पहला जो वर्टिकल गार्डन है वो कहाँ पर, किस सिटी में सेटअप किया गया है। ओके, तो ये दोस्तों किया गया है बेंगलुरु में। फाइन, तो इसके बारे में भी आपने सुना होगा, बेंगलुरु में हुआ है। और कहाँ पर, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, होस्सर रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है इस फ्लाईओवर में बनाया गया है। इसमें बेसिकली क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। 3500 प्लांट्स जो हैं इसमें है बेसिकली। और ये क्यों किया गया है ये भी आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये गार्डन जो है कंट्रोल करेगा पोल्यूशन लेवल को सिटी के अंदर। ओके, तो ये वर्टिकल गार्डन के नाम से आप देख सकते हैं कि वर्टिकल गार्डन बनाया गया है, ठीक है, कुछ इस शेप में। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे which country has celebrated its 46th Independence Day on March 26, 2017। अभी हाल ही में 40वां इंडिपेंडेंस डे जो है वो कौन सा कंट्री है जिसने अभी मनाया। तो ये दोस्तों सेलिब्रेट किया है बांग्लादेश ने, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर ले। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है, ये हैं मोहम्मद अब्दुल हमीद, और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। ओके, और इन्होंने नेशनल मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया आज़ादी के लिए। ओके, भारत का बहुत ही बड़ा योगदान था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है हु हैज़ वॉन 2017 फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। अभी हाल ही में 2017 फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये किसने जीता। तो इसको जीता है सेबेस्टियन वेटेल ने। ओके, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सेबेस्टियन वेटेल किस कंट्री के हैं। दोस्तों ये है जर्मनी, ठीक है। और लुइस हैमिल्टन जो है ये सेकंड प्लेस पर है। तो ये जो लुइस हैमिल्टन है इनकी प्लेस थी सेकंड वाली, और ये ब्रिटिश मूल के हैं, ठीक है, यूके। ये आप नोट डाउन कर लें। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है इंडियन रेलवेज हैज़ अनाउंस टू इंस्टॉल वाईफाई कॉक्स एट हाउ मैनी रिमोट स्टेशन फॉर ई सर्विसेज। देखो KIOSKS आप देखते होंगे बैंक में भी KIOSKS एक डिवाइस होती है जो इंस्टॉल होती है। बेसिकली क्या है, एक फिजिकल छोटा सा एक सेटअप होता है जिसमें फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। आप अगर उस सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारे फंक्शंस जो है उस प्रॉपर डिपार्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पर होते हैं। जैसे सपोज करिए अगर आप बैंक में जाते हैं तो आप देखते होंगे बैंक में वहाँ पर लिखा होता है KIOSKS। तो इसमें क्या है, आप अकाउंट नंबर डालकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और भी चीज़ें आप अपनी डिटेल बैलेंस लॉगिन करके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक एक फिजिकल मशीन होती है। तो इसी तरह से वाईफाई ये इंस्टॉल होने वाले हैं KIOS के। और आपको ये बताना है कि कितने रिमोट स्टेशंस पर ये इंस्टॉल होने वाले हैं ई सर्विसेज के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जो है उनको मुहैया कराई जाएंगी। तो ये दोस्तों 500 प्लेसेस पर होने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पीपल एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को इनके द्वारा। फाइन, अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि नेम द इंडियन क्रिकेट प्लेयर हु स्कोर्स द मोस्ट रन्स इन अ टेस्ट सीजन। आपको बताना है उस भारतीय खिलाड़ी का नाम जिसने एक सीज़न में सबसे ज़्यादा टेस्ट रन जो है वो बनाए हैं।
तो ये बनाया दोस्तों चेतेश्वर पुजारा ने। इन्होंने भी हाल ही में गौतम गंभीर का एक रिकॉर्ड था 1269 जो है ये गौतम गंभीर का स्कोर था, इसको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और ये अब 1316 रन बनाकर जो है ये टॉप पर हो गए इंडिया की ओर से, ठीक है। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड वेब की बात की जाए कि मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो दोस्तों 1483 1483 जो रन हैं वो किसने बनाए हैं, रिकी पॉन्टिंग ने, ऑस्ट्रेलिया के। तो उनका रिकॉर्ड अभी नहीं टूटा है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है द वर्ल्ड थिएटर डे WTD जो है ये किस दिन मनाया जाता है। तो WTD जो मनाया जाता है ये 27 मार्च को, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बारे में कुछ डिटेल है वो भी मैं आपको जरूर दूंगा। वर्ल्ड थिएटर डे जो है ये क्रिएट हुआ था 1961 में, किसके द्वारा, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका नाम है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI जो कि फ्रांस का है, इसके द्वारा ये स्टार्ट हुआ था 1961 में। एक चीज़ और, जो ITI की अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये 1948 में फॉर्म हुआ था यूनेस्को के द्वारा एंड द इंटरनेशनल थिएटर कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है। तो आप इसको भी साथ में नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जाएगा हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो क्वेश्चन कभी कभी आपसे फुल फॉर्म का पूछा जा सकता है कि EWBI क्या है, ये है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अभी इसका जो न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन है उनके बारे में उनका नाम बताइए। तो ये है शरद सिंह नेगी, ओके। शरद सिंह नेगी जो है ये न्यूली अपॉइंटेड यहाँ के चेयरमैन हैं, ठीक है। एक चीज़ और, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो AWBI है ये एक स्टैच्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEF के अंदर ये जो है स्टैच्यूटरी एडवाइजरी बॉडी जो है ये आती है, ओके। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स हाउ मच % स्टेक इन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC री इंश्योरेंस। देखो आपको बताना है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है GIC री इंश्योरेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आपको स्टैक बताने हैं कितने % जो है उसकी हिस्सेदारी है। तो ये दोस्तों 100%, ठीक है। डायरेक्टली आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें, 100% जो हिस्सेदारी है वो किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और आप देखते होंगे GIC RE लिखा होता है, ये क्या है, ये सोल री इंश्योरेंस कंपनी है इंडियन इंश्योरेंस मार्केट में, ओके। और लगभग बात की जाए तो 4 डिकेड्स का इस कंपनी का एक्सपीरियंस भी है, लगभग 40 साल से, ओके। तो आप ये फैक्ट्स जो हैं इनको भी आप माइंड में रख सकते हैं, ओके। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है कि विच बैंक हैज़ लॉन्च द मनी प्लांट रूपे इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड। आपको बताना है कि वो कौन सी बैंक है जिसने भी हाल ही में मनी प्लांट रुपे इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड जो है ये लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है कर्नाटका बैंक के द्वारा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल थोड़ी सी आप नोट डाउन जरूर कर लें कि जो मनी प्लांट रुपे इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड है ये क्या है, बेसिकली ये प्रोवाइड मोर प्रिविलेजेस टू इट्स प्रीमियम एंड HNI हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए दिया जाएगा। जो बिल्कुल बैंक के प्राइम कस्टमर्स होंगे उनको ये सुविधाएं दी जाएंगी। और इसमें क्या है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे कि द कार्ड कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कैश विड्रॉल्स, मतलब कि आप इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैश विड्रॉ कर सकते हैं और सेल परचेज कर सकते हैं, ओके। और द कार्ड हैज़ अ विड्रॉल लिमिट ऑफ ₹5000। इस कार्ड में विड्रॉल जो कैश फॉर्मेट में अगर आप निकालते हैं तो 5000 की लिमिट है, लेकिन जो आप परचेस करेंगे उसमें लिमिट दी है 2 लाख रुपए की। तो एक तरह से आपका एक शॉपिंग कार्ड ही है। इसमें आपको पॉइंट्स और कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे जिनको आप जो आप शॉपिंग करेंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और जितने भी जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स होते हैं या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उन पर आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि मनी प्लांट रुपे इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड जो है ये किसने लॉन्च किया। तो अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी है तो आप आसानी से लगा सकते हैं कर्नाटका बैंक ने, ओके। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कहा गया है कि रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड RHFL जो है इसने भी एक एग्रीमेंट साइन किया है कौन से बैंक के साथ में, जिससे कि ये इम्प्लीमेंटेशन करने वाला है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर द मिडिल इनकम ग्रुप। जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं इनके लिए एक तरह की सब्सिडी स्कीम जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड RHFL ने एग्रीमेंट साइन किया है एक बैंक के साथ में, तो उस बैंक का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों वो बैंक है नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ में, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन अगर आपसे आता है तो आप आसानी से इसको बना देंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है इन विच स्टेट BHEL वेल ने अभी कमीशन किया है 250 मेगावाट इको फ्रेंडली यूनिट यूजिंग द लो ग्रेड कोल इग्नाइट
एज अ प्राइमरी फ्यूल। ठीक है, तो ये क्या है कि 250 मेगावाट इको फ्रेंडली यूनिट यूजिंग लो ग्रेड कोल लिग्नाइट एज अ प्राइमरी फ्यूल। तो आपको बताना है कि जो वेल ने अभी कमीशन किया है किस स्टेट के लिए, कहाँ पर, तो ये क्या है, गुजरात में। कुछ इस फॉर्मेट में ही क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसको अगर बना सकते हैं। अगर आपने ये थोड़ा सा सुना हुआ भी क्वेश्चन है कि 250 मेगावाट का इको फ्रेंडली यूनिट जो है लो ग्रेड कोयल के साथ में प्राइमरी फ्यूल एज अ है, और ये कहाँ पर है, किस स्टेट के लिए, ये गुजरात के लिए। ओके, अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें कहा गया है द फर्स्ट एवर इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन मेक इन इंडिया वाज हेल्ड इन विच कंट्री। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये है यूएसए में। ओके, अब क्वेश्चन कुछ अलग तरह से भी आपका स्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट एवर हॉस्टन इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है ये हॉस्टन प्लेस पर ही है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत। कहाँ पर, हॉस्टन यूएसए में। तो अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में बनता है तो अभी क्योंकि हाल ही में ये हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली हॉस्टन इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए है, और ये कहाँ पर हुई, यूएसए हॉस्टन में। फाइन, और इसकी थीम पूछी जा सकती है, ये है मेक इन इंडिया द इनसाइड स्टोरी। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, थीम बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ओके, और हॉस्टन में कहाँ पर, यूएसए में कहाँ पर, हॉस्टन में। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि विच इंडियन बैंक सीईओ हैज लिस्टेड द नेम ऑफ वर्ल्ड्स 30 बेस्ट सीईओज लिस्ट। आपको बताना है कि भारतीय जो कौन सी इंडियन बैंक का सीईओ है जिसका नाम अभी हाल ही में आया हुआ है वर्ल्ड्स 30 बेस्ट सीईओ लिस्ट में। ओके, अभी दोस्तों क्या हुआ कि एक अमेरिका की फाइनेंशियल मैगजीन है, उसका नाम है बैरोन्स। ठीक है, तो जो बैरोन की लिस्ट में उसने किसको दिया है, एचडीएफसी के सीईओ को। तो बैरोन्स की लिस्ट में एचडीएफसी के जो बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी, इनका नाम आया है, और ये 30 बेस्ट सीईओज की लिस्ट में आए हैं। कौन सी पोजीशन पर, 23 नंबर की पोजीशन पर। तो इनकी पोजीशन आप नोट डाउन कर लें, 23rd पोजीशन पर। और मार्क जगरबर्ग जो है ये भी इसी लिस्ट में है 30th स्पॉट पर। ठीक है, अब फर्स्ट पोजीशन है मैरी वरा, ये जनरल मोटर्स के हैं, और हैं गैरी डिकरसन, ये हैं अप्लाइड मटेरियल्स के, और स्टीफन हेम्सले ये है यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, ये हेल्थ सेक्टर में अमेरिका की बहुत ही बड़ी कंपनी है। ओके, एक आपसे क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए, इसमें कहा है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फील्ड ऑफिसर इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको बताना है कि बीएसएफ में वो पहली महिला फील्ड ऑफिसर है, उसका नाम आपको बताना है। ओके, तो उसका नाम है दोस्तों तनुश्री परेख, ये नेम आपसे पूछा जा सकता है। अब न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान के बीकानेर की हैं ये। सी इज द फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन द फोर्सेस इन द ऑफिसर रैंक आफ्टर सी वाज सेलेक्टेड इन द ऑल इंडिया एग्जाम कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा 2014 में ऑल इंडिया लेवल एग्जाम्स जो कंडक्ट हुआ था उसमें ये बीएसएफ इन्होंने ज्वाइन किया, और ये फर्स्ट वुमेन फील्ड ऑफिसर है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन दोस्तों कर लें। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि हु हैज़ अनाउंस्ड इज हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंटली। अभी हाल ही में एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने अपना रिटायरमेंट ले लिया। तो देखो वो रिटायरमेंट लेने वाला खिलाड़ी है शॉन टैट। ठीक है, शॉन टैट ये ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर है, किस टीम के लिए खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, बस इतना जानना आपके लिए ज़रूरी है। इनका कैरियर बहुत ही छोटा रहा, इन्होंने केवल 3 टेस्ट के लिए 35 ओडीआई खेले और 21 टी20 इंटरनेशनल खेले, लेकिन इन्होंने सारे फॉर्मेट से, जितने भी फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट में, सबसे इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको बताना है नेम द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू एक्सप्लोर द रूट फ्रॉम सी लिंक नियर बोरली कोलीवाडा टू द गेटवे ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि वो भारतीय लड़की का नाम, इंडियन गर्ल, जिसने अभी एक रूट एक्सप्लोर किया है, कहाँ से, बोरली कोलीवाडा से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया के बीच में। ये एक रूट जो है ये फाइंड आउट किया है, तो उनका नाम है गौरी सिंह। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें दोस्तों, ये केवल 14 ईयर ओल्ड जो है, और इन्होंने ये रूट फाइंड आउट किया है। और इनके बारे में मैं डिटेल और भी आपको बताना चाहूँगा कि जो 36 किलोमीटर का लॉन्ग डिस्टेंस रूट है इन्होंने स्टार्ट किया, और 6 घंटे 30 मिनट में ये बनाया, और एक नया रूट जो है इन्होंने फाइंड आउट करके दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कहा गया है कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फाइनल मैच टू बी हेल्ड इन। देखिए फीफा जो है ये भारत में हो रहा है, अंडर 17 वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच होगा इसका वेन्यू डिसाइड हो गया है कि वेन्यू कौन सा होगा, तो ये होगा दोस्तों कोलकाता। ठीक है,
एक चीज़ और कि फीफा ने भी हाल ही में कंफर्म किया है कि साल्ट लेक स्टेडियम जो है कोलकाता का ये होगा, ठीक है। तो स्टेडियम का नाम है सॉल्ट लेक स्टेडियम इन कोलकाता, विल बी द वेन्यू ऑफ द फाइनल ऑफ द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन द ईयर 2017, ठीक है। द वर्ल्ड कप गेट्स अंडरवे फ्रॉम अक्टूबर 6 2017 एंड द स्लोगन ऑफ द टूर्नामेंट विल बी फुटबॉल टेक्स ओवर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फुटबॉल टेक्स ओवर जो है ये जो है इसकी टूर्नामेंट का स्लोगन है, ओके। ये इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपसे शायद पूछ लिया जाए, फाइन। अगला जो क्वेश्चन है इसकी हम बात करते हैं। इसमें कहा है संतोष ट्रॉफी जो है बेसिकली वो एक फुटबॉल टूर्नामेंट 2017 का है, ये भी किस फुटबॉल टीम ने अभी हाल ही में जीता? तो ये जीता है दोस्तों वेस्ट बंगाल ने। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि संतोष ट्रॉफी जो है ये किससे रिलेट हो करती है, ठीक है। तो ये दोस्तों फुटबॉल से, फाइन। कुछ इस स्ट्रक्चर में आपका क्वेश्चन बन सकता है। और किसने भी हाल ही में जीता? तो ये जीता है वेस्ट बंगाल ने, फाइन। तो आप इसको दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन कर लें। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वेस्ट बंगाल ने ये जो संतोष ट्रॉफी जीता है कौन सी बार? 32nd टाइम, ठीक है। वेस्ट बंगाल हैज़ वॉन द 71st एडिशन ऑफ द प्रीमियर डोमेस्टिक फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी बाय डिफीटिंग द गोवा 1-0। गोवा को 1-0 से इन्होंने हराया, ओके। और ये एंट्री जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है आप इसको नोट डाउन कर ले। और संतोष ट्रॉफी जो है एक एनुअल इंडियन फुटबॉल टूर्नामेंट है जो 1941 में स्टार्ट किया गया था, फाइन। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा गया है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स EAPI 2017। आपको बताना है कि EAPI बेसिकली एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स 2017 है। इसमें भारत की रैंक बतानी है दोस्तों। भारत की रैंक है 87th और किसमें से 127 कंट्रीज़ की बात की जाए तो इसमें भारत की रैंक जो है वो 87th है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर ले। और भी कुछ डिटेल यहाँ पर है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि EAPI जो है किसके द्वारा डेवलप्ड होता है? ये होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा, ठीक है। ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये होता है WEF के द्वारा। फर्स्ट रैंक है किसकी? स्विट्जरलैंड फर्स्ट, नॉर्वे सेकेंड, स्विट्जरलैंड थर्ड, डेनमार्क फोर्थ एंड फ्रांस जो है वो 5th पोजीशन पर है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि द स्कीम राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि RVY में बाई का क्या मतलब है? वयोश्री, योजना बाई फॉर योजना, ठीक है। वी का मतलब वयोश्री। तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है ये भी हाल ही में लॉन्च की गई। और आपको बताना है कि फ्रॉम विच स्टेट? तो ये हुई है कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। फ्रॉम विच स्टेट? दैट इज आंध्र प्रदेश। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले देश के बहुत सारे लोग हैं तो उसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं, ठीक है, मतलब कि जो या तो 60 ईयर्स के हैं या फिर मोर देन 60 ईयर्स हैं, तो उनके लिए ये योजना है बेसिकली। और इनके लिए 470 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना शुरू होने वाली है अभी हाल ही में। तो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका फंड आप नोट डाउन कर लें 470 करोड़, ठीक है। और इस योजना के तहत क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सुनने में सहायक मशीन है, व्हील चेयर है और भी बहुत सारे उपकरण जो है वो उनको निःशुल्क प्रदान करेगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो सीनियर सिटीजन होने चाहिए, 60 ईयर्स या फिर मोर देन 60 ईयर्स, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आरामदायक जूते हैं, बैसाखी है, आर्टिफिशियल टीथ है मतलब कि कृत्रिम दांत जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड है, व्हील चेयर है, ऐसी बहुत सारे जो अन्य उपकरण हैं ये मुफ्त इनको दिए जाएंगे, ठीक है। दोस्तों अगली वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको जरूर कराएंगे। आप लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। PDF का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे।